द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर नकीबुर रहमान। इन्होंने एमएससी और एमफिल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से और फिर मैथमेटिक्स में पीएचडी जर्मनी से की। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आजकल हमारा बहुत ज़ोर है एआई पे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने चंद दिन पहले ये कहा कि हम 2030 तक $1 बिलियन खर्च करेंगे एआई पे। और ये मैंने पोस्ट लगाई फेसबुक पे, तो उस पे एक साहब ने, एक सितम ज़रीफ ने ये लिखा कि ये 1 अरब कहाँ से आएंगे भाई। तो ये जो मसला है हमारा कि हम हर चीज़ में, हर मैदान में लेट एंट्री करते हैं। साथ ही मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो ये पता चला कि इंडिया में जो एआई की मार्केट है वो अगले साल जो है ना, उसकी वर्थ $17 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और वहाँ पे जो अमेरिकन कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, सिर्फ अमेज़ॉन जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो $35 बिलियन वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी। बाकी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट भी शामिल करें तो वो 70 बिलियन तक पहुंच जाती है तकरीबन। तो ये जो है हमारे यहाँ क्या है मसला कि हम हर चीज़ में लेट शुरू करते हैं और हम इंडिया के साथ इन फील्ड्स में कभी मुकाबले की बात नहीं करते कि हम एजुकेशन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में इंडिया का मुकाबला करें। तो हम ये समझते हैं जी 2030 तक अगर हम $1 बिलियन खर्च कर देंगे तो हम बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। तो कैसे आप कंपेयर करते हैं इंडिया और पाकिस्तान को इस मैदान में, और ख़ास तौर पे मैथमेटिक्स जो आपका फील्ड है उसमें, क्योंकि मैथमेटिक्स तो कहा जाता है कि बैकबोन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो हम कहाँ खड़े हैं मैथमेटिक्स के मैदान में, एआई के मैदान में, और हमें क्या करना होगा आगे बढ़ने के लिए? जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मेरे साथ आज बात करने के लिए। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। अच्छा, आपने काफ़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग बातें की मैथमेटिक्स के हवाले से भी और एआई के हवाले से, तो और काफ़ी दुरुस्त बातें भी हैं। इनमें हकीकत है कि एआई जो है वो मैथ्स के बगैर मुमकिन नहीं है, बल्कि अगर आप एआई की वो थोड़ी सी हिस्ट्री भी अगर आप फॉलो करेंगे तो पता चलेगा कि जो एआई के आइडियाज़ देने वाले लोग हैं वो असल में मैथमेटिशियंस थे। एक मैथमेटिशियन था जैसे एलन ट्यूरिंग, 1950 में उसने एक आर्टिकल भी लिखा था, और जर्मन एनिग्मा कोड जो है ब्रेक करने वाला भी वही है। तो ही वाज अ वेरी वेल नोन मैथमेटिशियन, ठीक है। तो उसका एक आइडिया था इमिटेशन गेम के हवाले से। वो ये चाहता था कि भाई क्या हम ऐसी मशीन बना सकते हैं जो ऐसे ही सोचे जैसे हम सोचते हैं, या वो इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करे जैसे एक मैथमेटिशियन सॉल्व करता है। तो ये उसका एक काइंड ऑफ बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया था। और सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन डॉक्टर साहब सुना है कि उनको फिर खुदकुशी करनी पड़ी, तो वहां पे भी इतनी टॉलरेंस नहीं थी कि इतना एक जीनियस आदमी है, इसको हम बर्दाश्त कर लें अगर उसकी कुछ चीजें हमें पसंद नहीं भी हैं तो। जी जी, ये भी ज़बरदस्त स्टोरी है जो आपने बताई है, रिकॉल करवाई है। तो वो होमोसेक्सुअल पता चला कि वो होमोसेक्सुअल था, और ये चीज़ उस वक्त अलाउड नहीं थी इंग्लैंड के अंदर। तो उसके खिलाफ फिर बड़ा केस हुआ, और फिर आई थिंक उसको चॉइस दी गई कि भाई या तो हम आपकी होमोसेक्सुअलिटी को ट्रीट करेंगे टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करके, या फिर आपको जेल में रहना पड़ेगा। आई थिंक उसने जेल से बचने के लिए ये जो दूसरी वाली ऑप्शन है इसको लिया, लेकिन प्रॉब्लम फिर यही हुआ कि उसके बाद फिर वो इतना स्टेबल नहीं रहा, और फिर कहते हैं कि एक दिन कुछ सेब में उसने कोई साइनाइड लेके जो है ना वो खुदकुशी कर ली। तो ये टेम्परामेंट का प्रॉब्लम है साइंटिफिक कम्युनिटीज़ के अंदर भी, और वेस्ट में भी ये प्रॉब्लम चलता रहा है। हमारे यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा है, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, और हमें अभी भी यहाँ पे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बट एनीवे, एलन ट्यूरिंग की स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है, इंटरेस्टिंग है। तो और ये एलन ट्यूरिंग तो काइंड ऑफ हीरो भी था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ब्रिटेन का एक हीरो समझा जाता है, और कहते हैं कितने
मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ एलन ट्यूरिंग की वजह से बच गई, क्योंकि उसने एनिग्मा कोड जर्मन्स का डिकोड कर लिया। और उस पर वैसे एक ज़बरदस्त मूवी भी है इमिटेशन गेम के नाम से, वो आप ज़रूर देखें, या जो सुनने वाले हैं वो ज़रूर देखें। उसमें उसकी लाइफ के बारे से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एनीवे बहुत अच्छा आइडिया था उसका, एक अच्छा उसका ड्रीम था। और वो फिर आगे बात चलती रही। मेरे ख्याल में 1955 में जॉन मैकार्थी था, एक और मैथमेटिशियन कंप्यूटर साइंटिस्ट था, उसने ये टर्म फिर कॉइन की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। डॉट डॉट माउथ कोई कॉलेज था यूएसए के अंदर, उधर उनकी कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शुरू हुए। शुरू में तो बड़ा सिंपल सा आइडिया था कि भाई ऐसा एक ऐसी चीज़ बनाई जाए, एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो हमें एटलीस्ट बड़े सिंपल से क्वेश्चंस का आंसर दे दे, यस और नो की फॉर्म में, कि कोई चीज़ ट्रू होती है या नहीं होती, फॉल्स ट्रू फॉल्स होती है या नहीं। तो उसमें भी वो शुरू में जो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक सिस्टम बनाया शुरू के, उसमें उसे वो लॉजिकल थ्योरिस्ट का नाम उन्होंने दिया। उसमें वो शुरू के जो उनका काम था वो ये था कि बर्टन रसल का पता है बहुत सारे लोगों का, वो भी एक बड़ा मशहूर मैथमेटिशियन फिलोसोफर पिछली सदी का रहा है। तो वो उसने एक जो किताब लिखी थी प्रिंसिपिया मैथमेटिका, उसके बहुत सारी प्रोपोजिशंस को वो जो है ना एआई के ज़रिए प्रूफ करते थे, या एआई के ज़रिए उनको वेरीफाई करने की कोशिश करते थे। तो ये शुरू का एक आइडिया था जो डेवलप हुआ। फिर वो करते करते एआई की डिफरेंट एवोल्यूशन हुआ। ये जो एआई थी ये बेसिकली जिसे कहते हैं एनालिटिक एआई। तो एनालिटिक के बाद फिर नेक्स्ट जो एवोल्यूशन हुआ वो जनरेटिव एआई का आया। और जनरेटिव के बाद हम ज़्यादातर जो यूज़ कर रहे हैं आजकल एआई, वो जनरेटिव भी है लेकिन उसमें रीजनिंग भी है। हम उससे बात करते हैं, एआई से बातें करते हैं। तो ये 2017 में गूगल के कुछ लोग थे, रिसर्चर्स थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जो बड़ा मशहूर हुआ। उसे कहते हैं अटेंशन इज़ ऑल यू नीड। ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग इसका टाइटल है। तो उसमें उन्होंने ट्रांसफार्मर्स की बात की, और ये जो चैट जीपीटी के अंदर ये जो जीपीटी है, इसका मतलब यही होता है कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर्स जो है ना, ये बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शंस ही होते हैं। तो उनको यूज़ करके उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये बात की है। और मेरे ख्याल में जो ओपन एआई जो है वो नवंबर में लॉन्च हुआ, 2022 नवंबर 2022 में। तो उसके बाद तो फिर ये अब हमारे हाथों में आ गया, और फिर हमें पता चला कि भाई एआई जैसी चीज़ होती है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं, और उससे बहुत कुछ चीज़ें जनरेट कर सकते हैं और मीम्स भी बना सकते हैं। और आजकल तो जो रील्स बन रही हैं और इसको पॉलिटिकली कैसे यूज़ किया जा रहा है, हर लिहाज से यूज़ और मिसयूज़, ये सारा काम अब चूँकि हम हर कोई कर रहा है, तो इसलिए फिर एआई की बातें सामने आ गई हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये हवा में तो कुछ नहीं हुआ। इससे पहले मैथमेटिशियंस, कंप्यूटर साइंटिस्ट काम करते रहे हैं, इंजीनियर्स, तो तब जाके ये बात हुई है। तो ये समझ लें कि 1950 में एलन ट्यूरिंग ने बात शुरू की है, वो मैच्योर होते हुए हमारे हाथों में आते आते इतना टाइम लग गया। ठीक है ना, तकरीबन समझ लें कि 75 साल लग गए, जितने साल लग गए, जितना पाकिस्तान पुराना है, इतना टाइम लग गया। तो मैथमेटिक्स की दुनिया में काम इसी तरह ही होते हैं। मैथमेटिशियंस इसी तरह चीज़ों को बाज़ दफ़ा इमेजिन करते हैं और एक नई दुनिया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और दुनिया क्रिएट कर लेते हैं किसी न किसी फॉर्म में। शुरू में लोगों को बात नहीं समझ आती कि ये क्या, ये एब्स्ट्रैक्ट बातें कर रहे हैं, और ये कैसे, इसका क्या मतलब, इसकी एप्लीकेशन क्या होगी। हालांकि एप्लीकेशन तो होती है किसी न किसी फॉर्म में। और अगर आप को मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन देखनी है तो एआई से बड़ी एप्लीकेशन अब क्या हो सकती है। लेकिन लोगों को अभी भी पता नहीं है, वो ये कहते हैं कि एआई में कहाँ है मैथमेटिक्स। आपको समझने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा और फिर पता करना पड़ेगा कि ये डेवलप कैसे हुआ है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, किस तरह हम डेवलप करते हैं, कैसे आप टेक्स्ट को जो है ना पहले टोकनाइजेशन करते हैं उसकी, फिर एम्बेडिंग करते हैं, फिर वो पूरा एक स्पेसेस बनाते हैं जो कि मैथमेटिकल स्पेसेस होती हैं, जिन्हें हम वेक्टर स्पेसेस कहते हैं। वहाँ पे ये सारा स्ट्रक्चर बनता है। तो इन दैट सेंस one can't do AI, or nobody can understand AI without mathematics. ये हो ही नहीं सकता। तो हम तो एज ए कंज्यूमर हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट कंज्यूमर, जो जस्ट कंज्यूम कर रहे होते हैं एआई को। और अच्छा, अब जो आपने दूसरी बात की
कि जी पाकिस्तान जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दैट्स गुड। आई मीन अगर कर रहे हैं पहले तो इसको मतलब एक पॉजिटिव साइन के तौर पे देखना चाहिए कि एटलीस्ट किसी को एक रियलाइजेशन तो हो गई है कि भाई ये एक ज़रूरत है इस दौर की, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और हमारा चूँकि एक पॉलिटिकल राइवलरी है इंडिया के साथ, तो वो इंडिया को जब हम देखते हैं तो इंडिया तो एआई में तो बहुत आगे है, ठीक है, और सिर्फ एआई में आगे नहीं है, वो तो मैथमेटिक्स में भी आगे है, और उसकी भी एक अपनी हिस्ट्री है अगर आप देखेंगे। हिस्ट्री अगर आप ट्रेस करें, मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी स्टोरी ऑफ अलजेब्रा के अंदर, तो वो तो मैंने स्टोरी शुरू की थी अल ख्वारिज़मी से, 9th सेंचुरी से। लेकिन ये है कि उससे पहले भी बहुत सारे लोग थे जो इंडिया के अंदर काम कर रहे थे, और उस वीडियो के नीचे वैसे कुछ इंडियंस नाराज़ भी हो रहे थे कि आपने इसमें किसी इंडियन का जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे चूँकि शॉर्ट स्टोरी बनानी थी तो इसलिए फिर मैंने स्टोरी अल ख्वारिज़मी से शुरू की। तो बहुत सारे ज़बरदस्त इंडियन मैथमेटिशियन हिस्ट्री में रहे हैं, जैसे कि आर्यभट्टा है, और इसी तरह भास्करा द सेकंड है, और इसी तरह कुछ और भी हैं। ब्रह्मगुप्ता का बड़ा नाम मशहूर है। ये जो एंशियंट जो 9, 10, 11 सेंचुरीज के टाइम पे जो इंडियंस थे जिनका बड़ा ज़बरदस्त काम था। और फिर वहाँ इंडिया के अंदर एक स्कूल था, केरला का जगह एक वहाँ पे है, वहाँ पे केरला का इंडियन मैथमेटिक्स का जो स्कूल है वो बड़ा मशहूर है, और वहाँ उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो कुछ रिजल्ट्स तो ऐसे थे जो बाद में न्यूटन और लाइबनिज़ जैसे लोगों ने फाइंड किए, वो पहले से उन्होंने भी फाइंड किए हुए थे। ठीक। और डॉक्टर साहब, केरला वो स्टेट है जिसका लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में ज्यादा है, और हाँ। इस वक्त जो है मेरा ख्याल है 96, 95, 96 है। केरला का आपने बताया, नो डाउट इसमें बहुत ज़बरदस्त है। मैंने ब्लैक होल में मैं अक्सर मैथ्स से रिलेटेड सेशन करता रहता हूँ। मैंने एक सेशन किया था स्टोरी ऑफ मैथ्स के ऊपर, उसमें था जीनियस ऑफ द ईस्ट, ठीक है। वो जीनियस ऑफ द ईस्ट जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है मैथमेटिक्स का, मार्कस डूसोटॉय, उसने बनाई थी। उसको मैंने डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन की थी और उस पर बाद में डिस्कशन की थी कि ये देखें जो मैथमेटिक्स हमारी वाली साइड पे डेवलप हुआ है इंडिया के अंदर और चाइना के अंदर, ये बहुत ज़बरदस्त था और काफ़ी एडवांस था मैथमेटिक्स। तो उसमें ये जो हम ज़ीरो की बातें करते हैं, तो ज़ीरो जो है ये एक इंडियन इन्वेंशन है, और इसके बगैर तो अब हम मतलब मैथमेटिक्स इसके बगैर भी गुजारा नहीं है, ज़ीरो के बगैर भी। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इसका कॉन्सेप्ट था, और उसमें उसने काफ़ी ये जो इंडियन मैथमेटिशियंस थे और केरला जो स्कूल है इसका भी जिक्र किया है, और चाइना का भी जिक्र किया, क्योंकि ये हमारा चूँकि ये रीजन सारा इस तरह का है। तो हमारी साइड पे तो इतने कोई नोटेबल मैथमेटिशियन उस तरह नहीं रहे। इस पे खुद भाई भी काफ़ी लिख चुके हैं, बात कर चुके हैं कि उसकी भी कुछ रीजंस थी, पॉलिटिकल रीजंस थी, हिस्टोरिकल रीजंस थी, और एक बड़ी रीज़न यही थी कि ये वाला एरिया समहाउ इस्लामिक इन्फ्लुएंस पे या अरबिक इन्फ्लुएंस पे ज़्यादा था। आई डोंट नो, मैथमेटिक्स का तो मसला नहीं है रिलीजन के साथ कोई इतना ज़्यादा, बल्कि बर्टन रसल ये कहता है अपनी उसकी किसी एक किताब में किसी जगह मैंने पढ़ा था कि मैथमेटिक्स वो वाइड सब्जेक्ट है जिसको सबसे कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है फ्रॉम द रिलीजन, क्लर्जी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें उस तरह की शायद समझ नहीं आती उनको, लेकिन तो ये प्रॉब्लम रहा है। बाकी तो हर फील्ड में है, मतलब आज फॉर एग्जांपल डार्विन की है बर्थडे है, तो डार्विन की थ्योरी तो जब उसने दी थी तो वो खुद भी डार्विन थोड़ा सा परेशान था कि भाई ये आइडियाज मैंने जब पब्लिक में कर दिए तो बड़ा बैकलैश आएगा। तो वो फिर उसका एक दोस्त था, उसने फिर इसको डिफेंड करना शुरू किया, उसका नाम मुझे भूल गया। उसका एक बड़ी मशहूर डिबेट भी हुई थी, एक जो भी था पादरी था या उसके साथ, तो वो भी बड़ी मशहूर है डार्विन की। तो डार्विन की आज चूँकि बर्थडे भी है तो इस हवाले से डार्विन का भी जिक्र आ गया। तो रसल यही कहता है कि बाकी सारी फील्ड्स को, सारी एरियाज़ में ना साइंस का क्लैश हमेशा रहा है क्लर्जी के साथ, रिलीजन के साथ, लेकिन मैथमेटिक्स का इतना ज़्यादा नहीं रहा, ठीक है। और मैथमेटिक्स की वजह से जो जिस मॉडर्न वर्ल्ड में हम रह रहे हैं और इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये अगर मैथमेटिक्स ना होता तो ये कंप्यूटर भी हमने डेवलप नहीं कर पाना था। वो जो एलन ट्यूरिंग है उसको कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर और कंप्यूटिंग का फाउंडर इसी वजह से समझा जाता है, उसका बड़ा काम है। आपने डॉक्टर साहब दूसरी दफा बर्टन रसल का जिक्र किया,
बर्टन रसल की एक बात मुझे याद आती है कि मौलाना मौदूदी ने भी उनकी डेथ पे ताज़ियत का इजहार किया था, और मौलाना मौदूदी उनके एडमायरर्स में से थे। हालांकि वो बहुत ही एक रैशनल आदमी थे और रिलीजन को बहुत क्रिटिसाइज करते थे। उन्होंने 1927 में बड़ा एक मशहूर अपना एक लेक्चर दिया था, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। उसके बाद फिर कई लोगों ने और इस तरह की किताबें लिखी, वाई आई एम नॉट अ जू, वाई आई एम नॉट अ हिंदू, वाई आई एम नॉट अ मुस्लिम। तो इस तरह की जो किताबें हैं उनके जो है ना एक तरह से पायनियर जो थे वो बर्टन रसल थे। और फिर जमात इस्लामी का एक थिंक टैंक है इस्लामाबाद में, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज, उसके करता धरता थे प्रोफेसर खुर्शीद अहमद, जो जमात इस्लामी के नायब अमीर या वाइस प्रेसिडेंट भी थे। उनसे कुछ स्कॉलर्स ने उनके जो वहाँ ज्वाइन किया, उन्होंने उनसे पूछा कि हम किस तरह से अपनी राइटिंग को ऑब्जेक्टिव बनाएं, उसको बेहतर बनाएं। तो उन्होंने कहा था कि बर्टन रसल को पढ़ो। जी प्लीज रिज्यूम योर पॉइंट। बिल्कुल, रसल का बहुत ज़्यादा काम है। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट मैथमेटिशियन एंड ऑल्सो फिलासफर। सो रसल जो है वो उसका जो काम है डिफरेंट एरियाज में, बल्कि रसल का एक पैराडॉक्स भी बड़ा मशहूर है जिसे कहते हैं रसल पैराडॉक्स और बार्बर पैराडॉक्स। वो भी बड़ा फाउंडेशनल लेवल का काम है, और उसी तरह के काम को बाद में एलन ट्यूरिंग और बहुत सारे और लोगों ने आगे एक्सटेंड किया, और फिर करते करते हम कंप्यूटर तक पहुंचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचे। बल्कि मैंने आपको बताया था कि जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, या पहला जो लॉजिक थ्योरिस्ट एआई का बना था, एआई प्रोग्राम बनाया था, उसमें बर्टन रसल की जो किताब थी प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ठीक है, जो उसने अल्फ्रेड वाइट एड नॉर्थ के साथ लिखी थी, उसके कुछ प्रूफ्स जो थे, कुछ प्रोपोजिशंस थे, वो उन्होंने एआई के जरिए प्रूव किए थे। ठीक है ना, एआई को इस तरह इंस्ट्रक्शन दे के कि ये स्टेप्स हैं, इनको आपने इस तरह डिफाइन करना है। तो ये रसल का बहुत बड़ा काम है। मतलब यह है कि रसल का काम इज ऑल्सो द बेसिस ऑफ दिस एआई एंड ऑल्सो द बेसिस ऑफ कंप्यूटर साइंस। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि इंडिया में तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अगर आप आर्टिकल 51A देखें, उसमें यह कहा गया है कि हर शहरी की ये जिम्मेदारी है, वो क्या क्या चीजें हैं, 3-4, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये फंडामेंटल ड्यूटी है हर शहरी की, हर सिटीजन की। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो इस तरह की कोई बात नहीं है। तो जब तक साइंटिफिक टेम्पर नहीं होगा तो आप साइंस में, टेक्नोलॉजी में कैसे आगे जा सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनको इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैसे बन्नू में बायोलॉजी के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर शेर अली, उनसे डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाके मौलवियों ने माफ़ी मंगवाई कि मैं गलत चीज़ें पढ़ाता रहा। तो इसी तरह के कुछ प्रॉब्लम्स का आपको भी सामना करना पड़ा। आप यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो कुछ स्टूडेंट्स ने आपसे डार्विन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसकी बात की, आपने उसको सपोर्ट किया, तो आपके खिलाफ एक शिकायत हो गई और आपको फिर अल्टीमेटली वो यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, और ये सिर्फ साइंटिस्ट को नहीं है, मैथमेटिशियंस को नहीं है, इवन हमारे एक बहुत एमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर थे डॉक्टर फजलुर रहमान, आई थिंक ही हैड डन हिज पीएचडी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। तो वो यहाँ पे इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, लेकिन उनको भी अपनी जान बचा के भागना पड़ा मुल्क से। 1968 की बात है ये। और फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में सारी उम्र पढ़ाते रहे और उनकी डेथ हुई थी 1988 में। तो यानी इस्लामिक स्कॉलर्स को भी इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। और ये रिसेंटली जो है ब्लेस्फेमी का जो इशू बना हुआ है, उसमें भी बेशुमार लोगों को इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा। इवन एक मौलवी थे कसूर में, अहले हदीस मौलवी, उनको एक कॉलेज के नौजवान ने, इफ्तिखार डोगर नाम था उसका, उसने दिन दहाड़े जो है उनको मौत के घाट उतार दिया। तो ये जो मसाइल हैं, इनसे कैसे कैसे निपटा जाए। और एक तरफ हम साइंस में, टेक्नोलॉजी में आगे भी जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो साइंटिफिक टेम्पर है उसकी तरफ हम कोई तवज्जो नहीं देना चाहते। अच्छा देखें, इसका हिस्टोरिकल तो बहुत सारी इसकी रीजंस हैं, और ये लड़ाई जो थी मज़हब और साइंस की, ये यहाँ अभी तक एग्जिस्ट करती है। और शायद अगर थोड़ा सा देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका में भी एग्जिस्ट करती है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एक दफ़ा रिचर्ड डॉकिंस ने इस पे बात की थी। वो कहता है कि हम बड़े हैरान हैं कि इंग्लैंड में इस तरह की अभी प्रॉब्लम हमने
सेटल कर लिए, लेकिन अमेरिका में भी इस तरह के प्रॉब्लम चल रहे हैं, वहाँ पे भी एवोल्यूशन और क्रिएशनिज्म का एक मसला चल रहा है, और हमारे यहाँ भी चल रहा है इस हवाले से। तो ये थियोलॉजी का इशू रहा है, और फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस में जाएंगे तो ये पीछे आपको बहुत ज़्यादा जाना पड़ेगा। आज तो और अमेरिका में डॉक्टर साहब, अमेरिका में तो एक 100 साल पहले तकरीबन वो स्कोप्स ट्रायल भी हुआ था ना, एक जी जी टीचर पे मुकदमा चलाया गया था कि ये क्यों थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ाता है और उसको सच मानता है। जी। मुझे इस वक्त एक और मैथमेटिशियन और फिलोसफर की बात याद आ गई, या उसकी क्योंकि कल उसकी डेथ हुई थी, रेने डेकार्ट की। डेकार्ट बहुत बड़ा फिलोसफर और बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, और उसने इस तरह इस प्रॉब्लम को टैकल किया। ही वाज ए रैशनलिस्ट, वेरी रैशनलिस्ट फिलोसफर ना। वो एम्पिरिसिस्ट तो नहीं था, रैशनलिस्ट था। उसने माइंड बॉडी प्रॉब्लम के ऊपर भी बात की थी, और उसका बड़ी मतलब मॉडर्न फिलोसफी, यू कांट डू मॉडर्न फिलोसफी विदाउट डेकार्ट, ठीक है। प्लेटो के बाद अगर आपने किसी को पढ़ना है, प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद, तो फिर आप मॉडर्न में फिर डेकार्ट से शुरू करेंगे। तो डेकार्ट ने इस प्रॉब्लम को फिर इसी तरह सॉल्व किया कि जी उसने कहा कि ये जो फिजिकल दुनिया है ना, फिजिकल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको इनको हम अकल से समझ सकते हैं, ठीक है ना, अकल से समझ सकते हैं। और यहाँ से समझ लें कि ह्यूमनिज्म का जो आपने जिक्र किया, उसका भी आगाज भी होता है एक लिहाज से कि भाई अकल से हम इस दुनिया को समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो थियोलॉजी वाले लोग हैं ना, या जो रिलीजन वाले हैं, वो कहते हैं नहीं भाई अकल से हम कैसे समझ सकते हैं, हम वही से समझ सकते हैं, ठीक है, रेवलेशन से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो उसने कहा जी ये जो रेवलेशन वाली बातें हैं ना, ये शायद इंसान की अकल से बाहर की हैं, और गॉड और ऑल दीज थिंग्स दे आर मेटाफिजिकल एंड दे आर बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। इनको जो है थियोलॉजी के लोग डील करें, ठीक है। और ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल फिनोमिना है, इनको जो है वो रैशनलिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, नेचुरल फिलोसफर हैं, उनको डील करें। ये वैसे बड़ी उसकी अच्छी बात थी, एक अच्छी ट्रिक थी, या वट एवर एक उसकी अच्छी अप्रोच थी। क्योंकि उससे पहले तो ऐसा ये था कि एक चर्च ही सब कुछ कर रहा था, ठीक है ना। चर्च ही आपको इस दुनिया के बारे में, साइंस को भी वही डिक्टेट कर रहा था, ठीक है। और वो ये कह रहा था कि साइंस भी जो है वही होगी जो हम समहाउ अलाइन करेंगे बाइबल के साथ, एंड दिस एंड दैट। तो इस लिहाज से डेकार्ट का बड़ा अच्छा काम था, ठीक है। और फिर डेकार्ट के बाद ब्रिटिश में रैशनलिज्म के सामने दूसरी जो फिलोसॉफिकल थॉट आई, वो एम्पिरिसिज्म की आई, जिसमें ह्यूम बड़ा मशहूर है, डेविड ह्यूम है, उसने एक अपनी थ्योरी दी। और इसी तरह बर्कले है, और लॉक है, जॉन लॉक है, उसका आइडियाज था। तो ये बड़े ज़बरदस्त दो ग्रुप्स सामने आ गए यूरोप के अंदर। और देखा जाए तो ये इनकी जो डिस्कशन थी ना, वो उसमें सम हाउ आहिस्ता आहिस्ता रिलीजन या चर्च जो है ना, वो साइड पे होना शुरू हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल रियल इस दुनिया की बातें करना शुरू हो गए, और चर्च से हट के बातें करना शुरू हो गए। और तो जॉन लॉक का तो डॉक्टर साहब, जॉन लॉक का तो रिलीजियस टॉलरेंस पे बड़ा काम है। जी जी और जी उनका ये कहना था, डिस्पाइट बीइंग अ रिलीजियस मैन, उन्होंने ये कहा कि भाई इंसान जो है ना, इंसानी जो आर्बिटर्स हैं या गवर्नमेंट कम से कम, वो किसी भी रिलीजन के ट्रूथ क्लेम्स को रिलायबल तरीके से वेरीफाई नहीं कर सकती, नहीं कर सकते। इसलिए इसको अलग रखें, इसको स्टेट के मामलात में ना लाएं। और ये देखिए कितनी 300-350 साल पहले की बात है। तो कितनी जबरदस्त बातें थी ये, ठीक है ना। और ये जो हम कहते हैं ना साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन हमारे पास आया यूरोप के अंदर, इसी वजह से आया, ठीक है ना। उन्होंने ये बातें टॉलरेंस की शुरू कर दी, और आहिस्ता आहिस्ता रैशनैलिटी को, ह्यूमनिज्म को सामने ले आए, और फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता फिर, खैर डेकार्ट की तो एक और अच्छी बात थी कि वो डाउट का जो उसका मेथड था ना, उसने उसको बड़ा प्रमोट किया, ठीक है। और जब आप डाउट की बात करते हैं तो वो कहता है हर चीज़ पे डाउट करो, ठीक है। जब आप डाउट करेंगे तो फिर आप समझ लें कि एंटी रिलीजियस होना शुरू हो जाएंगे। क्यों डाउट में? तो फिर आप इवन यू हैव टू डाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन रिलीजन, कि भाई ये जो बातें क्लर्जी कर रही है ये सही भी हैं या नहीं है, कैसे हम इनको टेस्ट कैसे करें, कैसे वेरीफाई करें। या जस्ट ये जी कि किसी मौलवी ने कह दिया या किसी पादरी ने कह दिया तो ये बात ठीक है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेडिशन वहाँ से चला रैशनलिस्ट का, जिसमें लाइबनिज भी था, बड़ा मशहूर मैथमेटिशियन फिलोसफर था, डेकार्ट भी था, और उसके दूसरी तरफ एम्पिरिसिस्ट का था जो ज़्यादा
बीएड वाले थे, बातें करते थे। वो कहता है कि नहीं, हम अपने सेंसेस से दुनिया को समझ सकते हैं, सिर्फ अकल काफी नहीं है। जी, एम्पिरिसिस्ट। एम्पिरिसिस्ट थे। तो इनको फिर समहाउ रिकनसाइल किया कांट ने, बेसिकली इमैनुअल कांट, जो जर्मन फिलोसोफर और मैथमेटिशियन भी कह सकते हैं। उसने फिर उस पर किताबें भी लिखी, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन और फिर बाद में क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजंस। तो वो समहाउ देखा जाए तो ये रिकन्सिलिएशन ही थी रैशनलिज्म की और एम्पिरिसिज्म की। तो ये बड़ा काम था। और उसमें भी उसने यही कहा कि यार ये जो मेटाफिजिकल क्लेम्स है ना आपके, जो ज़्यादातर आपको नज़र आते हैं रिलीजन के अंदर और थियोलॉजी के अंदर, इनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप वी कांट से मच अबाउट दैट, ठीक है, दिस इज जस्ट मेटाफिजिकल क्लेम्स। तो ये फिर वहाँ से ट्रेडिशन चलती चलती फिर आगे करते करते फिर यह है कि ज़्यादा बात आगे चली। और डार्विन के बाद तो फिर एक समझ लें कि वो जो एक साइंटिफिक और आइडियलिज्म और ख़ासतौर पे ये एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म जो है ना, ये बड़ा बायोलॉजी के अंदर भी चला गया। तो ये एक बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इस हवाले से। तो अब ये जो रेवोल्यूशन था ना ओवरऑल, इसको हम अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। और अभी हम भी उसी तरह स्टक हुए हैं। वो एक काइंड ऑफ गजालीइज्म है हमारे अंदर, जो इससे थोड़ा सा हट के है। अब देखिए, गजाली और ह्यूम को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत आपको कुछ कॉमन चीज़ें भी मिल जाएंगी, लेकिन जो गजाली है वो हर कॉजेलिटी के बीच में ना गॉड को बीच में ले आता है, हर चीज़ के बीच में, ठीक है ना, कि जो कॉज और इफेक्ट्स होते हैं वो खुदा की मर्जी से होते हैं, ठीक है। तो ह्यूम जो है वो ये नहीं करता, वो इसमें से गॉड वाली स्टोरी को बीच में से निकाल देता है और वो एक अपनी फिलॉसफी को आगे डेवलप करता है। तो हम और हमारा जो सिस्टम है ज़्यादातर वो सम हाउ अभी भी वो गजाली की फिलॉसफी में काइंड ऑफ स्टक है और उसी तरह की फिलॉसफी को हम फॉलो करते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ बैड फिलॉसफी। बैड इन ए सेंस के उससे आपको कुछ मिलता नहीं है, वैसे ही होती रहती है, मनाजरे ही होते रहे, एट द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता, ठीक है। और उस पर हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और एक दूसरे पे फतवे लगाते रहते हैं। उसका नतीजा सिर्फ फतवे की शक्ल में आता है और बिलासफीमियों की शक्ल में ही निकलता है, ठीक है। और एक्चुअल रियलिटी में हम कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। और हम उलझे हुए हैं, हमारा मुस्लिम वर्ल्ड जो है ये उलझा हुआ है और उसके हम सब शिकार ही हैं, ठीक है ना, किसी न किसी फॉर्म में। ये जो मौलवी हैं ये खुद आपस से इतने लड़ते हैं और फिर साइंस की इनको समझ नहीं आती, फिर ये जो बंदे साइंस की बातें करते हैं तो उनके साथ भी लड़ते हैं। तो वेस्ट ने समहाउ लड़ाई उन्होंने उधर भी होती रही और बड़ी ज़बरदस्त होती रही, लेकिन वहाँ पे समहाउ ये डिबेट सेटल हो गई, या ये लड़ाई जो है वो काफ़ी हद तक एक एंड पे साइंस की शक्ल में इस तरह आगे सामने आई कि ओवरऑल उन्होंने कुछ चीज़ों में वो निकल गए। एवोल्यूशन का अभी भी कुछ जगहों में प्रॉब्लम है, तो लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा इशू है, ठीक है। और हमारे यहाँ तो डॉक्टर साहब बहुत सारे जो बायोलॉजी के टीचर्स हैं, इवन डॉक्टर्स जो हैं, वो नहीं मानते थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को। जी जी, बल्कि जी ये तो आगे की बात है और इस पे बड़ी बहसें होती हैं। ये ज़मीन गोल है या नहीं है, इस पे भी टीवी पे आके बातें कर रहे होते हैं। तो आप कहते हैं कि ये किस दौर के इंसान हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं। और टीवी पे ये बातें हो रही होती हैं, बाज़ दफ़ा स्टूडेंट आगे से सवाल करते हैं, उनको शट अप कॉल दे देते हैं कि भाई नहीं ये ऐसा ही है, जो हमारी किताब में लिखा हुआ है, हमारी कुरान में लिखा है वही सही बातें हैं। तो और ये डॉक्टर साहब बरेलवी फिरका जो सबसे बड़ा फिरका है इंडिया पाकिस्तान में मुसलमानों का, उसके जो बानी थे मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी, उन्होंने एक पूरी किताब लिखी है इस पे। और उसमें ज़मीन उन्होंने कुरान, हाँ, कुरान को भी कोट किया है, हदीस को भी कोट किया है और दूसरे आर्गुमेंट्स भी दिए हैं कि जमीन जो है ना वो गर्दिश नहीं करती, द अर्थ डज नॉट रोटेट। तो आज भी हमारे बहुत सारे उलमा जो हैं वो मानते हैं इस बात को। अब इनका फिर क्या किया जा सकता है? अब इसका यही है कि आप इन तरह की बहसों से, इन मुनाजरों से अपने आप को किसी तरह बचा लें, जो कि बहुत मुश्किल है। जब मैं पढ़ाना शुरू किया, मैंने पीएचडी के बाद, और मैं इस तरह की बाज़ दफ़ा स्टूडेंट खुद ही सवाल पूछते थे कि सर आपको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सही नज़र आती है या क्रिएशन वाली थ्योरी जो रिलीजन आपको बताता है वो वाली सही? मैंने कहा यार मैं एक साइंटिफिक बंदा हूँ, मैंने अपनी सारी उम्र जो है साइंस को दिया है, शौक से पढ़ा है, मुझे तो साइंस ही सही लग रही है और उसके एम्पिरिकल एविडेंस ही है। कहता नहीं सर आप तो फिर जो है ना आप रिलीजन के अगेंस्ट है। भाई मैं एंटी रिलीजन नहीं हूँ, आपने सवाल पूछा मैंने उसका जवाब दिया। वो फिर स्टूडेंट जो है वो आगे शिकायतें करना शुरू कर देते हैं कि नहीं सर ये जो है ना ये टीचर इस तरह के हैं, दिस एंड दैट। मैं कहता हूँ यार ये फिर बंदा किधर फंस गया है। तो ये किसी को नहीं छोड़ते, ये फिर इनके पूरे प्रोफेसर भी इस तरह के हो जाते हैं यहाँ पे जो इस तरह के काम करते हैं।
और कोई साइंटिफिक रैशनैलिटी का कोई टेम्पर नहीं है इनका, और फिर वो आपको ऐसे फंसा देंगे, आपके ऊपर ऐसे फतवे लगा देंगे, और आपको किसी तरह ना कोई मतलब वो चाहेंगे कि आप उनके सामने ना आए, ठीक है, और आप यहाँ से चले जाएं। तो इस टेम्पर के साथ तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, और यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारी जो इस वक्त हमारा एकेडेमिया है वो इट हैज़ बिकम ए काइंड ऑफ जोक, ठीक है। वो जोक है, मतलब अभी कल भी किसी ने शो किया हुआ था कि जी ये केपी के की यूनिवर्सिटीज में आप जो फीमेल टीचर्स हैं, नहीं फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर के साथ डिस्कशन नहीं कर सकती। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? दिस इज, यू आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटीज, ठीक है, यूनिवर्सिटीज में इस तरह की बातें हो रही हैं, और अब तो बल्कि HEC में भी इस तरह की बड़ी मजाका खेज बातें होती हैं। वो कोर्सेज उन्होंने अभी डाले हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने AI में स्टडी करनी है, मास्टर्स करना है, PhD करनी है, लेकिन आपको साथ इस्लामियात और अरबी के भी कुछ कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, तो फिर आप इस सब के साथ आप क्या क्या कुछ नया करेंगे, इस दुनिया के साथ कैसे चलेंगे? तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। जी जी, हमारी असेंबलियों में इस तरह की बातें होती हैं। एक साहब कहते हैं कि 10 पारे पढ़ाने चाहिए, फिर दूसरा हाँ, कहता नहीं नहीं 20 पारे पढ़ाने चाहिए स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट को। फिर कहते हैं जी नहीं नहीं पूरे का पूरा कुरान पढ़ाना चाहिए। एक हमारे गवर्नर थे सरवर साहब पंजाब के, हालांकि वो MP रह चुके थे UK में। तो परवेज हुड भाई साहब की एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई, बल्कि परवेज साहब खुद उनसे टाइम लेके मिलने गए। तो इन्होंने कहा कि आप क्यों इतना जोर दे रहे हैं कि जी अरबी सीखे हर स्टूडेंट जो है। तो उन्होंने कहा आप कभी मुल्क से बाहर गए हैं? उनको नहीं पता था कि परवेज साहब ने अपनी जो है BS MS और PhD MIT से की है, विच इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज एटलीस्ट इन द वर्ल्ड। और ख़ासतौर पे साइंस और टेक्नोलॉजी में तो वो वर्ल्ड क्लास और पहले नंबर पे समझी जाती है। तो वहाँ से उन्होंने किया था। तो मतलब गवर्नर साहब का होमवर्क इस लेवल का था। तो वो कहते हैं कि आप कभी मुल्क से बाहर गए हैं? तो परवेज साहब ने कहा हाँ गया तो हूँ। तो अच्छा, अगर आप मिडिल ईस्ट गए होते ना तो आपको पता चलता कि अरबी की कितनी अहमियत है। तो इतनी नाइव बातें हमारा एक गवर्नर कर रहा है जिसका इतना एक्सपोजर है। अच्छा नहीं, डॉक्टर अगर साहब आपने ये मुझे देखिए, अगर आपने जी लैंग्वेज सीखनी है, अरबी भी तो हमारी लोकल लैंग्वेज नहीं है ना, वो अरेबिक इंपीरियलिज्म हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इंग्लिश का तो फायदा है, इंग्लिश तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और अगर आपने कोई और ही लैंग्वेज सिखानी है अपने स्टूडेंट्स को जो दुनिया के साथ चलने के लिए है, तो वो फिर आप चाइनीज सिखा दें भाई, ताकि चाइना को हम समझ सकें। या देखें ना, चाइना AI के अंदर कितना आगे चला गया है। चाइना तो मतलब एक बड़ा जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है। पहले तो वो एक ट्रेड वॉर चल रही थी ना, अब तो आजकल AI की एक रेस चली हुई है कि जी चाइना आगे चला गया है कि US चला गया है, और ये अप्स एंड डाउन चल रहे हैं इस हवाले से। कभी चाइना आगे निकल जाता है, कभी USA आगे निकल जाता है। तो वो आपने इस हवाले से भी बात की थी, इंडिया के हवाले से, कि जी इंडिया इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब इंडिया का मुकाबला चाइना के साथ है, और हमारा मुकाबला अब इंडिया के साथ भी नहीं है भाई। हम अपने इतने मसाइल में, इस तरह के फजूल मसाइल जो ब्लास्फेमी गैंग्स, इनमें फंस के रह गए हैं, तो फिर हमने इंडिया के साथ भी क्या क्या मुकाबला करना, ठीक। तो इसलिए फिर जी डॉक्टर मसाइल। साहब, आपने चाइना की बात की, तो मैं ये अर्ज करूं कि कल मैंने थोड़ी सी रिसर्च की इस पे। US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, अमेरिका का एक प्रेस्टिजियस मैगजीन है, वो भी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग करता है। तो मैं ये देख के हैरान हो गया कि उन्होंने जो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ की हैं AI के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उनमें से ज़्यादातर चाइनीज़ थी। और चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है इस शोबे में, कि पिछले 15-20 साल में उनकी यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग बहुत बेहतर हुई है। ये अलग बात कि जो हाई वैल्यू इनोवेशन है उसमें अभी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, MIT जैसी, स्टैनफोर्ड जैसी, वो आगे हैं। लेकिन चाइना इज कैचिंग अप इन अ बिग वे। और दूसरा सर, मैंने कल ये भी मेरे इल्म में आया कि एक यूनिवर्सिटी बनी है स्पेसिफिकली फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो है मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अबू धाबी में है। तो UAE भी बड़ा इनिशिएटिव इस सिलसिले में ले रहा है। तो हमें जो है क्या करना चाहिए इन हालात में? और साथ ये भी बताइएगा कि मैथ की आपने बात की कि मैथ की कितनी इंपॉर्टेंस है इसके लिए। तो इंडिया में कितने वर्ल्ड क्लास मैथमेटिशियंस हैं और पाकिस्तान में कितने होंगे? देखिए, इंडिया का तो मैंने आपको हिस्टोरिकली भी बता दिया, और रिसेंटली मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ। मुझे नाम सर्च करने पड़ेंगे, उनके नाम थोड़े से मुश्किल हैं। 2014 में इंडिया के एक मैथमेटिशियन को मिला था
फील्ड मेडल। अब फील्ड मेडल जो है मैथमेटिक्स का समझ लें नोबेल प्राइज है, ठीक है, इसकी सिंपल डेफिनेशन है। ये हाईएस्ट प्राइज कोई किसी को मिल सकता है मैथमेटिक्स के अंदर, द मोस्ट प्रेस्टिजियस वो फील्ड मेडल है, ठीक है। उसकी थोड़ी सी इवन कंडीशंस नोबेल प्राइज से ज़्यादा मुश्किल होती हैं। 40 साल के अंदर अंदर आपने कुछ आउटस्टैंडिंग काम करना होता है, जिसके बाद वो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियंस है, वो उसको वैल्यूएट करते हैं और उसका देखते हैं कि इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा मैथमेटिक्स के ऊपर या बाकी एरियाज के ऊपर। तो उसकी बेस पे ना वो कुछ 4 लोगों को नोबेल प्राइज फील्ड मेडल देते हैं, ठीक है। तो 2014 में एक मैथमेटिशियन है, उसको मिला था मंजूल बरगावा, इनको 2014 में फील्ड मेडल मिला है। और उसके बाद एक और है अक्षय वेंकटेश, 2018 में इनको फील्ड मेडल मिला, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब लेवल की बातें हैं जो आप एग्जांपल दे सकते हैं कि देख लें उनका वहाँ पे किस तरह की अप्रोच है। और उसके अलावा जो उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, आई थिंक कितने 23 हैं या समथिंग लाइक दैट है। तो वहाँ जो आई थिंक पीछे वो एक बड़ा विजन था उनका इस हवाले से, किसका था, नेहरू का था आई थिंक जी। तो ये इतना ज़बरदस्त विजन था, उसके नतीजे में देखें वो एआई और मैथमेटिक्स और इन चीज़ों में कितना आगे चले गए कि अब वो फील्ड मेडल ले रहे हैं और इवन नोबेल प्राइज़ वाली साइड पे भी आपको कुछ मिल जाएंगे। और भी कुछ हैं, फॉर एग्जांपल जो टॉप का जो स्ट्रिंग थियोरिस्ट है उनका अशोक सेन है मेरे ख्याल में, ठीक है, हाँ, ही इज़ द टॉप इंडियन थ्योरेटिकल फिजिक्स। अब थ्योरेटिकल फिजिक्स समहाउ एडवांस लेवल पे मैथमेटिकल ही हो जाता है। तो ये इस तरह की एग्जांपल है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में चंद इस तरह की एग्जांपल है। अब्दुल सलाम तो नो डाउट है, सबको पता ही है उनका, और क्योंकि उनका काम शुरू में मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में ही है, बल्कि शायद डॉक्टर साहब वी ट्रीटेड हिम लाइक डर्ट, या देख लेना आप ये जी जी। और उनको भी फिर हम रिलीजियसली उनको हमने इतना उलझाया, और फिर वो इवन यहाँ इंटरनेशनल सेंटर जो उन्होंने बना लिया ट्रियास्टे में इटली में, वो यहाँ बनाना चाहते थे, वो नहीं बना सके, और फिर कितने मसाइल हुए, ठीक है। तो इस तरह तो हमारे यहाँ ये ट्रीटमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ये हमारे प्रॉब्लम है। तो अब्दुल सलाम बड़ा नाम था, और आई थिंक अब्दुल सलाम का जो शुरू का काम था वो एक और इंडियन मैथमेटिशियन है बड़ा मशहूर, उसका नाम था रामानुजन, ठीक है ना। तो रामानुजन जो है उसके ऊपर बल्कि एक मूवी भी बनी हुई है, ए मैन हु न्यू इन्फिनिटी, एक बुक भी है और उसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। डेव पाटिल ने उस मूवी में रामानुजन का रोल प्ले किया है। सो ही वाज ए काइंड ऑफ क्लर्क समवेयर, वेरी पुअर गाय, बट ही वाज ए मैथमेटिकल प्रोडिजी, जीनियस, ठीक है। वो अपने दौर में मैथ्स डेवलप करता, इतने उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे या इतने नहीं थे। ये 20th सेंचुरी के स्टार्ट की बात है, ठीक है। तो वो अपने आइडियाज लिखता रहता था अपनी एक डायरी के अंदर, और एक दो दफ़ा उसने कोशिश की कि किसी को शेयर करने की, लेकिन किसी ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। एक दिन उसने कुछ रिजल्ट्स लेटर में लिख के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है GH हार्डी, उसको भेज दिया, ठीक है। तो हार्डी ने वो लेटर खोला, उसने कुछ रिजल्ट्स देखे, ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुआ, उसने डस्टबिन में डाल दिया। कुछ अर्से बाद उसको ख्याल है कि यार वो लेटर मैंने एक देखा था, उसमें एक रिजल्ट लिखा हुआ था, मैं चेक तो करूं वो क्या था। तो उसने दोबारा वो लेटर खोला, उसने देखा, उसने कहा ये तो आइडिया कोई जीनियस ही बता सकता है जो इधर लिखी हुई बातें। फिर उसने उसको ट्रेस किया आगे कौन है, पता चला वो कलकत्ता में था या आई थिंक बॉम्बे था, व्हाटएवर। वहाँ फिर पता चला जी वो बंदा वहाँ पे है, रामानुजन। फिर वो उसको लेके गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उसको फेलो ऑफ आई थिंक रॉयल सोसाइटी बना दिया, दिस एंड दैट। वो बड़ा मशहूर हुआ, उसकी बड़ी जल्दी डेथ हो गई। अब इंडिया के अंदर एक नेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स बनाया जाता है रामानुजन की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, 22 दिसंबर को हर साल। आई थिंक मनमोहन सिंह साहब ने ये शुरू किया था उनको सेलिब्रेट करने के लिए। एंड दिस इज हाउ यू सेलिब्रेट योर जीनियसेस, योर ब्रिलियंट माइंड्स, ठीक है। तो बल्कि कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊं, मुझे किसी ने अप्रोच किया था, क्योंकि मैं मैथ्स की प्रमोशन के हवाले से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ, मैथ्स सर्कल्स भी करता हूँ, और मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है ओपन मैथ्स सर्कल के नाम से, वहाँ पे भी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तो वहाँ से कुछ लोगों ने देखने के बाद मुझसे बात की कि जी इंडिया के अंदर तो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे है रामानुजन की डेट ऑफ बर्थ पे, तो पाकिस्तान में क्या ऐसा किया जा सकता है?
अब मैं सोच में पड़ गया कि भाई किया जा सकता है, लेकिन किसके नाम पे रखें? ठीक है, यहाँ तो अब्दुल सलाम का आप नाम लोगे तो एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और फिर हम किसका नाम रखें? तो एनीवे मैंने प्रपोजल जो दिया था वो 7 फरवरी का दिया था, क्योंकि 7 फरवरी का मतलब है 2.7 ना, तो अगर आप उसको लिखेंगे तो ये एक बड़ा मशहूर नंबर है जिसे हम ऑयलर नंबर भी कहते हैं। ये उससे भी रिलेटेड है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो मैथमेटिक्स का एक डे मनाया जाता है वो पाई डे उसे कहते हैं। वो अगले महीने आएगा 14th ऑफ मार्च को, 3.14 जिसे हम कहते हैं। तो मैंने कहा उसकी मुनासबत से, बंदा तो मुझे कोई नहीं मिल रहा है इस तरह का जो रामानुजम के स्ट्रक्चर का हो, तो उसके नाम पे हम रखें। और वैसे भी अगर अब्दुल सलाम जैसे लोगों का नाम आप रहेंगे तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, तो फिर ये बात बनेगी नहीं। तो अगर आपने नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान मनाना ही है तो फिर इस तरह करें कि 2.7 कर दें। फिर मैंने सर्च किया थोड़ा सा कि उस दिन कोई मैथमेटिशियन वेल नोन पैदा हुआ है, तो पता चला है कि वो रामानुजन का जो सुपरवाइजर था, एडवाइजर था, जो उसको लेके गया था, GH हार्डी, वो उस दिन पैदा हुआ है। तो इस लिहाज से ये एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन बन गया कि अगर आपने मैथ्स का डे बनाना है इंटरनेशनल या नेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स बनाना है तो वो फिर आप 2.7 कर दें। वो एक उसे वैसे ई डे भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक बड़ा मशहूर मैथमेटिशियन था, स्विस मैथमेटिशियन ऑयलर, उसके साथ भी आप उसको जोड़ सकते हैं। तो जब हम इस तरह की बातें करेंगे, शेयर करेंगे, जनरल पब्लिक तक बातें चलेंगी, तो ही एक इंटरेस्ट डेवलप होगा ना, वैसे तो नहीं होगा। अब जब इंडिया के अंदर ये नेशनल डे मैथमेटिक्स का जब मनाया जाता है 22 दिसंबर को, तो वहाँ मुख्तलिफ तरह की इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है जिसमें वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, बच्चों को, डिफरेंट फैमिलीज़ को, उनको बताते हैं कि भाई मैथ्स क्या है और ये कैसे एक बड़ा यूज़फुल सब्जेक्ट है और इसको कैसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और इसके साथ कैसे हम एंगेज हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ उन्होंने एक्टिविटीज़ रखी होती हैं और नेशनल लेवल पे वो इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान में जो आपने पूछा कि पाकिस्तान में फिर कौन हो सकता है, तो अब्दुल सलाम तो हैं ही हैं। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मेरे उनके साथ सेशन हुआ था, प्रोफेसर असगर कादर, वो एक बड़े वेल नोन मैथमेटिशियन हैं और उनकी PhD जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से है, 1970s में उन्होंने PhD की है रॉजर पेनरोज के साथ। तो ही इज़ वन ऑफ द गुड नेम। और एक और नाम भी है जो अक्सर हूद भाई भी जिक्र कर रहे होते हैं, आमिर इकबाल। ठीक है, वो लम्स में पढ़ाते रहे, फिर लम्स में कुछ प्रॉब्लम हो गए, फिर वो चले गए अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज में GC यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम इस तरह के हुए कि फिर उनको यहाँ से छोड़ना पड़ा और फिर वो अब पाकिस्तान छोड़ गए हैं। और शायद खुद भाई बता रहे थे कि अब वो मैथमेटिक्स भी काफ़ी हद तक छोड़ चुके हैं और अपना थ्योरेटिकल फिजिक्स पे काम करते हैं और शायद AI से ही रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं वो भी। तो इस तरह की बात है। तो हमारे यहाँ ये बड़े मसाइल हैं इस तरह जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बावजूद हमारे यहाँ सेल्फ राइचियसनेस बहुत ज्यादा है कि हम जो है ना मॉरली सुपीरियर हैं, और बाकी जो है खासतौर पे इंडिया का जब जिक्र आता है तो हमारे लोग कहते हैं कि जी इंडिया में तो बहुत रिलीजियस बिगटरी है, वहाँ तो बहुत मजहबी तासुब है, और हम जो हैं बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, बड़े लिबरल लोग हैं। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो कितने पाकिस्तानी प्रोफेसर्स हैं जिनको मसाइल हुए कि उन्होंने कुछ फ्री थिंकिंग आइडियाज़ दे दिए, कुछ ऐसी बात कर दी। एक तो प्रोफेसर आपको पता है वो पिछले दिनों इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने भी डिस्क्लोज किया कि वो भी ब्लास्फेमी में पकड़े गए थे। तो एक प्रोफेसर साहब हैं इस्लामाबाद के, उनको गालबन 14 साल की सज़ा हुई है कि क्लासरूम में कोई ऐसी बात उन्होंने कर दी और उस पर वो स्टूडेंट्स ने शिकायत कर दी जाके, एंड ही इज़ लैंग्विशिंग इन अ जेल सेल। इसी तरह वहाँ देखिए मुल्तान में जुनेद हफीज़, वो भी अंग्रेजी का लेक्चरर था और अमेरिका से पढ़ के आया था और वो अपने मुल्क की खिदमत करना चाह रहा था और उसके वकील तक को गोली मार दी गई और वो अब जो है डेथ रो पे है, उसकी अपील नहीं सुनी जा रही। तो ये जो मसाइल हैं, हम क्यों नहीं अपने मसाइल का सामना करने के लिए तैयार? हम क्या कहते हैं, वो जी हर मुल्क में मसाइल होते हैं। पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू किया तो एक पाकिस्तानी नौजवान कहने लगा हर मुल्क में मसाइल होते हैं। मैंने हर मुल्क के मसाइल की नौइयत भी देखें कि हमारे जो मसाइल हैं उनकी नौइयत क्या है, उनकी नेचर क्या है और बाकी मुल्कों के मसाइल की नेचर क्या है। जब ये आप कहेंगे
हर मुल्क में मसाइल होते हैं, इसका मतलब है आप अपनी करेक्शन नहीं करना चाहते, आप अपने आप को रिफॉर्म नहीं करना चाहते, आप रैशनलाइज कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स को। तो ये जो रवैया है ना जी, इसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो अब देखिए इंडिया में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, फिजिक्स के स्टूडेंट्स को, मैथ के स्टूडेंट्स को हिंदुइज्म नहीं पढ़ाया जाता। इनके स्कूलों में हिंदुइज्म का सब्जेक्ट नहीं है, कॉलेजेस में नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई बंदा उसमें स्पेशलाइज करना चाहता, फैसिलिटी डेफिनेटली मौजूद है, लेकिन कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे स्कूलों में, कॉलेजों में हिंदुइज्म नहीं पढ़ाया जाता, जिसको सनातन धर्म कहा जाता है। तो एनी कंक्लूडिंग थॉट्स डॉक्टर साहब? बस जी, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया बात करने का, अच्छा लगा। क्रिटिकल पैट्रियट आप हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी पैट्रियट तो था, अब मैं क्रिटिकल ही रह गया हूँ, क्योंकि इस तरह के मसाइल जब आपके पास सामने आते हैं तो फिर आप जिस मुल्क को आप सर्व करना चाहते हैं उधर से वहीं के लोग आपके साथ ये करना शुरू कर दें, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज़्यादा पैट्रियाटिक रहना चाहिए। बस फिर आप एज ए इंडिविजुअल अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और अपनी आइडेंटिटी इन चीज़ों से अपने आप को एसोसिएट नहीं करते। आप एक इंडिविजुअल बीइंग है, एज एन इंडिविजुअल बीइंग हमें काम करना चाहिए। हम अपनी मर्जी से तो यहाँ पे पैदा नहीं हुए, आगे चले ठीक है, हम कुछ करना चाहते थे, कुछ कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, करते रहना चाहिए। आप भी अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, लोगों के अंदर एक रैशनैलिटी है, एक डायलॉग आपका एक अच्छा सिलसिला है जो मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ जो आप कर रहे हैं। तो इस तरह बस जितना भी कोई इंडिविजुअली कर सके करता रहना चाहिए। रिलीजियस लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं है, और अगर आपकी लीडरशिप भी रिलीजियस हो जाए तो फिर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो लीडरशिप को भी रिलीजियस नहीं होना चाहिए। सेकुलर हो जाए तो चीज़ें थोड़ी बेहतर हो सकती हैं। इंडिया के अंदर हमसे बेहतरी होने की रीज़न यही है कि वहाँ का एटलीस्ट, जैसे आपने एग्जांपल दी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो समहाउ सेकुलर है, और वहाँ पे एक टॉलरेंस लेवल है, साइंटिफिक टेम्पर भी है। ये चीज़ें अगर हम भी कामयाब हो जाएं किसी तरह करने में, तो फिर कुछ उम्मीद की जा सकती है। नहीं तो फिर यही है कि हम इस तरह स्ट्रगल करते रहेंगे, मज़ीद कब तक करते रहेंगे ये नहीं पता। अब एआई का दौर आ गया है, अब एआई को भी हमने मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है, समझते नहीं हैं, जिसको कंज्यूम कर रहे हैं, और कंज्यूम भी बड़े बुरी तरह कर रहे हैं, ठीक है। और इससे भी कंस्पिरेसीज ही बना रहे हैं, और मज़ीद चीज़ों को जो है ना इसका फ़ायदा लेने के बजाय, दुनिया के साथ चलने के बजाय हम इसको मिसयूज़ कर रहे हैं, पॉलिटिकल वे में भी और इवन रिलीजियस वे में भी इसको किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और एक साइंटिफिक टेम्पर होनी चाहिए, और वो डेवलप होनी चाहिए। और लेट्स होप हम होप ही कर सकते हैं, इस पे क्या किया जा सकता है। डॉक्टर साहब ये बताइए, हाइंडसाइट के बारे में कहते हैं कि हाइंडसाइट इज ऑलवेज 2020। तो हाइंडसाइट का बेनिफिट उठाते हुए, अगर आपको ये अंदाजा होता कि आपको पाकिस्तान में इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा, तो क्या आप जर्मनी छोड़ के पाकिस्तान वापस आते? जी, मैं कभी ना आता। और इस वक्त मेरे अपनी फैमिली वालों के साथ ये एक बड़ी मेरी बहस चलती रहती है। वो मुझसे नाराज़ हैं कि आपको हमने कहा था कि आप मत जाएं पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान में। तो अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ना आता, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे रह गया हूँ, अब क्या करें। वापस उस टाइम पे जब मैं वहाँ सेटल हो सकता था, अब वो उस तरह की कंडीशंस दोबारा नहीं है मेरे लिए। तो अब यहाँ ब्लैक होल जैसे अदारे हैं, उनके साथ हम मिलके कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि भाग जाना भी कोई हल नहीं है ना। तो अब यही होता है कि कुछ हम ख्याल लोग हैं जो थोड़े फ्री थिंकर्स हैं, ह्यूमनिस्ट हैं, रैशनल हैं, उन लोगों के साथ रहा जाए। ब्लैक होल जैसे जगहों पे मैं जाता रहता हूँ, वहाँ पे बात करता रहता हूँ, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। यही किया जा सकता है। समथिंग इज़ बेटर देन डूइंग नथिंग। तो यही किया जा सकता है। आपके इल्म में है डॉक्टर साहब कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्लैक होल से तंग भी हैं, वो बहुत उसको कंडेम भी करते हैं, और एक साहब तो उसके मुकाबले में कोई और इदारा भी कायम करना चाह रहे हैं। चलें, अगर इदारा कायम हो और आइडियाज़ की एक्सचेंज हो, आइडियाज़ का मुकाबला हो, तो वो बड़ी अच्छी बात है। जी जी। अच्छा, इसी तरह डॉक्टर साहब मेरे एक जानने वाले हैं, वो बड़े एक मशहूर जर्नलिस्ट के बेटे हैं, दुबई में रहते हैं। तो वो मुझे कभी कभार फ़ोन करते रहते हैं, अब कम करते हैं, पहले ज़्यादा करते थे। और वो कहते थे कि आपका जो है ना तरीका, रिफॉर्म आप चाहते हैं, तो वो तरीका गलत है। तो मैंने कहा सर, आप जो है ना मेरे लीडर बन जाइए, आप सजेस्ट कीजिए कि पाकिस्तान को किस तरह से रिफॉर्म किया जा सकता है, किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। क्रिटिसाइज करना तो आसान है, आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी आपका तरीका गलत है,
तो आप सही तरीका मुझे बता दीजिए, मैं आपके पीछे लगने के लिए तैयार हूं। अच्छा, वो इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। मैंने कहा आप मुझे आइए, मुझे इंटरव्यू दीजिए और अपना जो है लाहे अमल, अपनी स्ट्रेटेजी बताइए कि इस तरह से पाकिस्तान इंप्रूव हो सकता है। कहते हैं जी मेरे इदारे की तरफ से, मेरे इंस्टीट्यूशन की तरफ से इजाजत नहीं है। मैंने कहा सर उनको आप कन्विंस करें ना कि भाई मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करने लगा, मैं कोई आपके इदारे को बदनाम नहीं करने जा रहा, मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ तजावीज, कुछ सजेशंस देना चाह रहा हूं। उसके लिए भी वो तैयार नहीं हुए। यानी एक तरफ आपको, आप बड़े पेट्रियाटिक हैं, ही इज हाईली पेट्रियाटिक पाकिस्तानी, यूएई में रहते हैं बड़े अरसे से, अब वो ट्रेनिंग्स वगैरह भी करवाते हैं, जो कुछ भी है, तो बोलने के लिए तैयार नहीं है, यानी जरा सी सेक्रीफाइस भी करने के लिए तैयार नहीं है। क्रिटिसिज्म उनके पास बहुत है। भाई फिर आके अपने आइडियाज दो ना, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए थोड़ी सी कुर्बानी दे दो। अब तो आप रिटायरमेंट की एज से ऊपर चले गए हैं, अब भी आप खुल के बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। अपने जो जाती मफादात हैं वो आपको इतने अजीज हैं कि आप किसी टीवी चैनल पे, यूट्यूब पे आके इवन आप बात नहीं करना चाहते, अपनी सजेशंस नहीं देना चाहते। तो ये हमारा एक अलमिया है, हमारी एक ट्रेजेडी है कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज तो करते हैं, अपना लाहे अमल के भाई आपका अगर तरीका अच्छा है तो मैं तो आपके पीछे लगने के लिए तैयार हूं, आए ना फिर गाइड करें। तो ये एक हमारा मसला है। और बहुत सारे जो पाकिस्तानी पेट्रियट्स हैं ना, उनका परसेंटेज शायद दूसरे मुल्कों में, बाहर के मुल्कों में रहने वालों में ज्यादा है, इसलिए कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको जो भुगतना पड़ता है वो उनको नहीं भुगतना पड़ता। एक बर्तानिया में रहने वाले एक पाकिस्तानी को, अमेरिका में रहने वाले या कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी को पाकिस्तानी पेट्रियट होना ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके जो पाकिस्तान में रहता है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? मैं आपसे एग्री करता हूं। अब मैं आपसे किस बात पे डिसएग्री करूं, ये सेम फीलिंग मेरी भी ऐसी है कि ये लोग मशवरे बड़े देते हैं और समझ नहीं आती कि ये करना क्या चाह रहे हैं। सो ऐसे लगता है दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। डॉगमेटिक डॉगमा जो है इसी तरह ही आपको कंफ्यूज करता है ना। आप खुद कुछ को प्रॉपर हल दे के आते हैं और अगर कोई हल देते भी हैं वो वर्कआउट नहीं करता। ठीक है, हमने क्या मतलब रिलीजन और ये सारी इस्लामाइजेशन हमने की है, इसका क्या निकला है? आई मीन एट द एंड ऑफ द डे बंदा एनालिसिस करे इसका क्या फायदा कितना हुआ है, नुकसान कितना हुआ है। हम अपने लोगों को कितना नुकसान हुआ है, ठीक, तो इसका एनालिसिस हम नहीं करते। तो वो जो हमारी एक सोच है ना, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अपनी फिलॉसफी को, अपनी आइडियोलॉजीज को रिव्यू करने की ज़रूरत है, फिर बात बन सकती है आगे, वरना तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। तो सर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है ना, ये कैपेसिटी फॉर सेल्फ क्रिटिसिज्म, कैपेसिटी फॉर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वो बहुत लिमिटेड है, ये शायद है ही नहीं। जी जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने आपके साथ बात करके अच्छा लगा।